वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स डिवीजन सेशन और हम यहाँ देश का भविष्य बनाते हैं। बच्चों, मेरा नाम है मानुश्री पचौरी और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का सेल चैप्टर का रिवीजन। वैसे तो सेल चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वन शॉट में भी, है ना। तो अब हम इस सेशन में, पर्टिकुलर रिवीजन सेशन में अगर मैं बात करूं तो ये जो सेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आप कुछ ही मिनटों में ये चैप्टर रिवाइज करके अपना एग्जाम्स देने जा सकते हैं। तो बच्चों, ओवरऑल ये जो प्रिपरेशन हो रही है ये आपके एग्जाम्स के लिए हो रही है, बट हाँ, जिनने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मेरे इसी चैप्टर की वन शॉट सीरीज जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार इस चैप्टर को। तो यार सेल जो रहता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ही किससे बनी है? सेल से बनी है। फिर इसके अलावा बहुत सारे बच्चों साइंटिस्ट आए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट हुक आया 1665 में, उसने डिस्कवर किया बच्चों किसको? डेड सेल को। फिर उसके अलावा आपका थियोडोर श्वान एंड मैथ्यूस क्लीडन आया, जिसने सेल किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक आए। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने बच्चों क्या बताया? लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी। उसके अलावा रुडोल्फ वर्शॉ आए, जिनने क्या बताया? जो न्यू सेल्स है वो किससे अराइज हो रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओमने सेल्यूलाe सेल्यूला, जिसका मतलब यही होता है न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों ध्यान से देखो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड जो रहती है, न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन बाउंड रहता है वो एब्सेंट होते हैं। ये काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। सेल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनिज्म सब एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो जो चीज इसमें नहीं होती वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, साइज इसका बड़ा देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको सेल ऑर्गेनीज देखने को मिलेगी, जैसे कि क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, सारी चीजें, प्लास्टिड्स वगैरह सब देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसी में ही प्रोकैरियोटिक में जो आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं वो आ जाता है बच्चों क्या? आपका बैक्टीरिया आ जाता है ना। तो बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक रहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा सिंपल रहते हैं और इनमें कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप बोलते हैं। तो यार आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोला गया है? ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं बैक्टीरिया की? ग्लाइकोकैलिक्स। एंड इसमें क्या देखने को मिलती है? सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं बच्चों? मोटाइल रहते हैं और ये अपना मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू करते हैं। फ्लैजिला मतलब लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जहां से वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। आसपास इसके छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पिलाई एंड फिम्ब्री, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें जो रहती हैं, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती है? बैक्टीरियाज में। एंड बैक्टीरियाज कहाँ आते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल तो हमने जान लिया, बट सेल बनता किन किन चीजों से? तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है ना। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही देखने को मिलती है। और ये कैसी रहती है बच्चों? सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है, मतलब कुछ सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंस बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये अंदर बाहर जो हो रहे हैं सब्सटेंस, ये जो अंदर बाहर हो रहे हैं सब्सटेंस, तो वो यार किस तरीके से होते हैं? अलग अलग तरीके से। एक होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो दूसरा होता है बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी की जरूरत लगती है, जैसे तुम कोई भी काम कर रहे हो, बहुत एनर्जी लग रही है, उसको एक्टिव बोलते हैं। और कुछ काम ऐसे जो बहुत ही आराम से हो जाते हैं, किसी चीज कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोसिस। तो यार ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा रिजिड होती है, मतलब कड़क होती है ना। मतलब बेहतरीन आप ये समझो कि यार ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये क्या देती है? सेल को शेप, है ना, शेप देती है प्रॉपर। कौन? सेल वॉल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर तुम्हारा आ जाता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER के तुम लोग नाम से जानते हो,
वैसे तो ये सब तुम पढ़ चुके हो, दोबारा ही मैं पढ़ा रही हूँ, बट ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आप अगर देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सेल में देखने को मिलता है। एंड ये जो है सीधा सीधा न्यूक्लियस से डायरेक्टली ये अटैच रहता है, ये न्यूक्लियस है गोल सा, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको बाउंस हो रही होगी, चीजें हो रही होगी, तो टेंशन मत लो, इसी चैप्टर का वन शॉट बना के रखा है तुम लोगों के लिए, रखा है बना के, जो पूरा तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले उसको देख के आओ, फिर ये रिवीजन सेशन देखना, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जिनने ऑलरेडी मेरा वन शॉट देख चुका है, पढ़ चुका है ये चैप्टर, तो उनके लिए तो काफी ज्यादा ये यूजफुल होगा। फिर उसके बाद दो टाइप के होते हैं ER, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, तो एक होता है स्मूथ। रफ समझ में यही आता है जो बहुत रफ होता है स्ट्रक्चर में, है ना, तो उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ में स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि ये राइबोसोम्स उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। फिर गोल्जी अपैरेटस के बारे में देखो, तो गोल्जी का काम क्या रहता है, पैकेजिंग का, ठीक है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है, गोल्जी करता है। फिर तुम्हारा क्या आ गया, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला गया है क्योंकि क्या करते हैं, डैमेज सेल को खा जाते हैं। फिर वैक्यूल है, तो वैक्यूल जो रहता है वो सबसे बड़ा वैक्यूल जो रहता है आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में, ठीक है। तो यार दो टाइप के सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसका डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर आपको मैट्रिक्स, ल्यूमेन सब देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में रहता है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिड्स का मेन काम क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तीन टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट होगा एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, लिख देती हूं मैं, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों तीन टाइप के प्लास्टिड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का बच्चों मेन काम ही यही होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आंख बंद करके कोई भी आपसे पूछ ले कि यार राइबोसोम्स का जरा फंक्शन बता दो, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या रहता है, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं ये। फिर क्या आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो रहता है सेल डिवीजन में मेजर रोल प्ले करता है। सेंट्रियोल्स का भी मेन काम यही होता है कि वो सेल डिवीजन में मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद हम न्यूक्लियस देखते हैं, तो न्यूक्लियस को बच्चों ब्रेन ऑफ द सेल बोला गया है। एक बात बता दे रही हूं, ये क्वेश्चन तुम्हें 5 मार्क्स का आ सकता है, इंक्लूडिंग योर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यार अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो ये ब्रेन ऑफ द सेल है, हर चीज को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसके साथ क्रोमोसोम्स एंड देन न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर आता है तुम्हारी माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज जो रहती है कि छोटी छोटी बॉडीज रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज, ठीक है, जो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो बच्चों ये तो था तुम्हारा चैप्टर सेल, है ना, जिसका हमने रैपिड रिवीजन पढ़ा। अब यार जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़नी है, तो प्लीज इस चैप्टर के वन शॉट जाके देखो, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये तुम्हारा चैप्टर रिवीजन पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, ताकि तुम फटाफट रिवाइज करो और अपना एग्जाम देने जाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।